नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मूल अधिकारों को पढ़ना शुरू किया था और मूल अधिकारों के अंतर्गत हमने अनुच्छेद 12 और 13 को पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं पहला वर्ग, जो कि है समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वेलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक यानी 18 तक दिया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि समानता क्या होती है, या फिर जो समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है, उसमें जो समानता शब्द है उसका क्या अर्थ है, और उसके बाद फिर हम एक एक कर आर्टिकल को पढ़ना शुरू करेंगे। याद रखिएगा कि ये सभी लेक्चर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं, और यकीन मानिएगा कि जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो आप ये जरूर कहेंगे कि जितने भी चीजें हम लोगों ने अपने वीडियो लेक्चर में कवर की थी उससे आपको प्रत्येक सवाल मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर। शुरुआत करते हैं। समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वेलिटी, सबसे पहले तो यही याद रखिए कि यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। सबसे पहली बात कि अगर हम इक्वेलिटी की बात करें, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ना बात चर्चा कर यानी भारतीय संविधान के संदर्भ में समानता क्या है उसके बारे में चर्चा ना कर सबसे पहले सामान्य दृष्टिकोण से समझते हैं कि इक्वेलिटी क्या होती है। इक्वेलिटी का मतलब होता है इक्वल बिहेवियर, समान व्यवहार, कि कोई जाति, धर्म, लिंग, वर्ग किसी भी आधार पर भेदभाव ना होना, यानी हॉरिजेंटल सोसाइटी, क्षितिजाकार समाज, ऊर्ध्वाधर नहीं, वर्टिकल सोसाइटी नहीं, एक हॉरिजेंटल सोसाइटी जहां पर सबको बराबर समझा जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, लिंग से ही क्यों ना आता हो, या फिर विशेषाधिकार का अभाव, किसी के पास भी कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। भारत के कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक समान होंगे। ये मतलब होता है इक्वेलिटी का। हालांकि हम आर्टिकल 14 में समझेंगे कि अनुच्छेद 14 केवल इस इक्वेलिटी की बात नहीं करता, अर्थात इक्वेलिटी बिफोर द लॉ की बात नहीं करता, बल्कि इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ की बात भी करता है। तीसरी बात कि हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत, क्योंकि हमारा जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर आप प्रस्तावना को बिना पढ़े संविधान को पढ़ना शुरू करें तो सही नहीं है। प्रियम्बल हमारे संविधान में बहुत विशेष योगदान रखती है, और प्रियम्बल के अंदर कहा जाता है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और ये जो समानता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है, ये संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित प्रतिष्ठा व अवसर की समानता को सार्थकता प्रदान करता है। आप जानते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, लेकिन हमारे मूल अधिकार वाद योग्य हैं। तो प्रस्तावना में दिए गए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को सार्थकता, व्यवहारिकता प्रदान करता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो समानता का अधिकार है। चलो अब बात करते हैं आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 क्या कहता है। सबसे पहले हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी जो हमारे संविधान का बेर एक्ट है, उसमें एग्जैक्ट क्या लिखा है। आप ऊपर देखेंगे लिखा है कि समता का अधिकार। हालांकि समता और समानता में अंतर होता है, इक्वालिटी और इक्विटी में अंतर होता है। हिंदी के अंदर संविधान में लिखा है समता का अधिकार, लेकिन अगर इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन आप देखेंगे तो उसमें लिखा है राइट टू इक्वालिटी। कई बार हमें लगता है कि समता शब्द है, क्योंकि समता और समानता में अंतर होता है, लेकिन यहां पर जो समता का अधिकार है इसका अंग्रेजी अनुवाद राइट टू इक्वालिटी है। अब कहते हैं कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 का टाइटल है विधि के समक्ष समानता या समता, यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ। हमने आर्टिकल 13 में इस बात को समझा था कि विधि क्या होती है, और आर्टिकल 13 का सब क्लोज 13 ब्रैकेट के अंदर 3 यह बताता है कि विधि क्या है, और उसके बारे में आर्टिकल 13 के अंदर 4 प्रावधान हम लोगों ने पढ़े थे। तो विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सामान्यतः विधि को 3 भागों में बांटा जाता है। एक को हम बोलते हैं सर्वोच्च विधि
यानी सुप्रीम लॉ, दूसरे को हम बोलते हैं वैधानिक विधि या फिर सामान्य विधि, जो समय समय पर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं उन्हें हम सामान्य विधि कहते हैं। संविधान को हम सर्वोच्च विधि कहते हैं। और तीसरी होती है प्राकृतिक विधि, नेचुरल लॉ। तो यहां पर जो विधि के समक्ष समता की बात कही गई है, तो इसका मतलब है कि संविधान और संसद के द्वारा बनाए गए या विधानमंडल के द्वारा बनाए गए जो सामान्य कानून है उनकी बात हो रही है। यहां पर कहा गया कि राज्य, राज्य का मतलब क्या है, आर्टिकल 12 में हमने पढ़ लिया है। भारत के राज्य क्षेत्र में, ये हम लोगों ने आर्टिकल 1 में पढ़ लिया था, तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूं। अगर आप राज्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आर्टिकल 12 पढ़ सकते हैं। अगर आप भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो आर्टिकल 1 पढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति को, अब ये शब्द को बड़े ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति शब्द है, नागरिक नहीं है। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 14 भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिलता है, चाहे वह भारत का नागरिक है या नहीं है। सामान्यतः व्यक्तियों को 4 श्रेणियों में रखा जाता है। पहले को हम बोलते हैं नागरिक, दूसरे को बोलते हैं अन्य देशीय व्यक्ति, तीसरे को बोलते हैं शरणार्थी और चौथे को बोलते हैं राज्य विहीन व्यक्ति। तो यहां पर व्यक्ति शब्द है, नागरिक शब्द नहीं है। तो अनुच्छेद 14 भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिलता है, चाहे वह भारत का नागरिक है या नहीं। तो राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। 2 शब्द हैं, 2 शब्दावली हैं। पहला है विधि के समक्ष समता यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और दूसरा है विधियों के समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ। तो यानी हमें इन 2 शब्दावलियों को समझना होगा। ये चीज आप समझ गए हैं कि आर्टिकल 14 का टाइटल क्या है, विधि के समक्ष समता। दूसरा, विधि के समक्ष समता भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिला है, चाहे वह भारत के नागरिक है या नहीं। यहां पर राज्य शब्द की बात कही गई है, भारत के राज्य क्षेत्र की बात कही गई है, और 2 शब्दों को हमें समझना है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। चलो इस डायग्राम के माध्यम से थोड़ा बहुत आप समझने की कोशिश कीजिए। इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी विधि के समक्ष समानता और इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ, तो आप एक इमेज देख पा रहे हैं, ये इक्वल या इक्वालिटी बिफोर द लॉ को दर्शा रही है, और दूसरी वाली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ को दर्शा रही है। देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये व्यक्ति की हाइट लंबी है, इसको जो स्टूल दिया गया है जिस पर खड़ा होकर ये मैच को देख रहा है, तो उसके लिए ठीक है। यहां पर तीनों को, 3 व्यक्ति हैं, तीनों को एक समान स्तर पर रखा गया है, किसी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिया गया। अब इसकी हाइट लंबी है तो ये देख पा रहा है, इसकी हाइट उससे कम लंबी है लेकिन ये भी देख पा रहा है, लेकिन ये फिजिकली हैंडीकैप है और इसकी हाइट भी कम है, तो ये मैच को नहीं देख पा रहा है। तो ये कहता है विधि के समक्ष समानता यानी सबके साथ एक समान व्यवहार करना, किसी को कोई विशेष अधिकार ना देना। वहीं इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ जो कि विधि के समान संरक्षण की बात करता है, जो कि सकारात्मक कार्यवाही यानी एफर्मेटिव एक्शन की बात करता है, जहां पर व्यक्ति के अनुसार जो समाज के कमजोर या पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए राज्य को विशेष प्रावधान करने की बात कहता है। यहां पर आप देखेंगे कि इस लड़की को 2 स्टूल दिए गए हैं और यहां पर जो फिजिकली हैंडीकैप है इसके लिए विशेष प्रावधान और किया गया है। तो यह अंतर होता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ में। इसी को हम आगे लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरीके से हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 14 पहले हम डील करेंगे विधि के समक्ष समता से और उसके बाद डील करेंगे विधियों के समान संरक्षण से, और दोनों कंसेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो आर्टिकल 14 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात, सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि विधि के समक्ष समता का विचार भारतीय संविधान में कहां से प्रेरित है। सामान्यतः इक्वालिटी बिफोर द लॉ की जो अवधारणा है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है या ब्रिटेन से प्रेरित है, और इसका मतलब होता है कि सभी के साथ समान व्यवहार। जैसा कि हमने पहली इमेज में देखा था कि व्यक्ति, 3 व्यक्ति हैं,
तीनों को एक समान स्टूल दिया गया है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप हो, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है, सबके साथ समान व्यवहार। विधि के समक्ष समता को एक नकारात्मक अवधारणा भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो वर्ग समाज में कमजोर हैं, पिछड़े हैं, उनके लिए कोई विशेष प्रावधान करने की बात नहीं की गई, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की पृष्ठभूमि, प्रत्येक व्यक्ति का जो बैकग्राउंड होता है वो अलग अलग होता है। उसकी शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा है। ब्रिटेन के अंदर एक कानूनी न्यायविद है जिनका नाम है एवी डाइसी। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। मैं बात कर रहा हूं रूल ऑफ लॉ। पहले बात हो रही थी इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, ये कंसेप्ट कहां से आया। तो ब्रिटेन में एक न्यायविद हैं तो थी एवी डाइसी। उन्होंने किताब लिखी थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर उन्होंने कंसेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। और विधि के शासन के तीन प्रमुख तत्व माने जाते हैं। पहला, निरंकुश सत्ता की अनुपस्थिति, अर्थात कोई भी ऐसी ताकत या कोई भी ऐसा शासन नहीं होगा जो कि निरंकुश हो। दूसरा, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की नजर में सब समान है। और तीसरा, संविधान अधिकारों का स्रोत नहीं है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में केवल पहले दो प्रावधान मिलते हैं, तीसरा प्रावधान भारत के संविधान में नहीं पाया जाता, क्योंकि भारतीय संविधान लिखित है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। हालांकि उसे अलिखित कहना गलत होगा, लेकिन यह कह सकते हैं कि भारत का संविधान संविधान सभा के लोगों ने लिखा था और एक सर्वोच्च कानून और सामान्य कानून के बीच में अंतर किया था। ब्रिटेन के अंतर्गत सामान्य कानून और सर्वोच्च कानून में अंतर नहीं किया जाता। वहां की जो संसद कानून बनाती है उसी ने ही संविधान का रूप ले लिया। और ब्रिटेन में संसदीय प्रभुसत्ता पाई जाती है, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। तो वहां पर संविधान अधिकारों का स्रोत नहीं है, लेकिन भारत के अंदर जो नागरिकों को फंडामेंटल राइट मिलते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। तो इसलिए जो तीसरी अवधारणा है ये भारत के अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन पहली दो अवधारणाएं भारत के अंदर पाई जाती हैं। और अब समझिएगा कि ब्रिटेन की एक न्यायविद है एवी डाइसी। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया अपनी किताब में रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ के अंदर तीन बातें कही, और उसमें से एक बात है विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ इस कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है विधि के शासन से, और विधि का शासन एक मूल अवधारणा मानी जाती है रूल ऑफ लॉ, और इक्वालिटी बिफोर द लॉ रूल ऑफ लॉ से ही कनेक्ट होता है। इसलिए इक्वालिटी बिफोर द लॉ की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से या ब्रिटेन से प्रभावित है। ठीक। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों के माध्यम से यह कहा है कि विधि का शासन आर्टिकल 14 में अंतर्निहित है। वो तो तय ही है, क्योंकि विधि के शासन के तीन तत्व हैं, उसमें विधि के समक्ष समानता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन संविधान के मूल ढांचे का, बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग निर्णयों में बार बार इस बात को कहा है कि रूल ऑफ लॉ हमारे संविधान में मूल ढांचे का एक हिस्सा माना जाता है। ठीक। अगर आप बताना चाहें तो मैसेज में बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस किस निर्णय के अंतर्गत यह कहा कि विधि का शासन संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती मामले से जो अवधारणा हमारे सामने आई। एक बात और समझिएगा कि विधि के समक्ष समानता यानी जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, चलो विधियों का समान संरक्षण समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की बात करता है, सकारात्मक कार्यवाही की बात करता है। लेकिन जो विधि के समक्ष समानता है ये तो सबके साथ एक समान व्यवहार करने की बात करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। भारत के संविधान में विधि के समक्ष समानता के भी अपवाद पाए जाते हैं। यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो सबके सामने, जो सबके साथ एक समान व्यवहार करने की बात करता है, उसके भी कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं। अर्थात
विधि के समक्ष समता या समानता का विचार भी एब्सोल्यूट नहीं है, उसके अंदर भी पूर्णतः निरपेक्ष ना होकर सापेक्ष है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कानूनी मुकदमों के संबंध में कुछ छूट का प्रावधान करना, सांसदों और विधायकों के लिए विधायिका में कुछ विशेष प्रावधान करना, सांसदों और विधायकों के लिए जब वो संसद या विधानमंडल में होते हैं तो उनके लिए कुछ विशेष अधिकार करना। तो याद रखिएगा, बेशक विधि के समक्ष समानता सबके साथ समान व्यवहार करने की बात करता है, लेकिन वह भी पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है, उसमें भी अपवाद पाए जाते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। तो हम लोगों ने विधि के समक्ष समानता को समझा कि क्या है, कहां से आया है, किस अवधारणा का हिस्सा है, अंतर्निहित हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और पूर्णतः निरपेक्ष है या नहीं। अब बात करते हैं विधियों का समान संरक्षण, यानी एक बात हुई इक्वालिटी बिफोर द लॉ, अब बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ। आपने दूसरी इमेज को देखा था जहां पर 3 व्यक्ति थे, एक पुरुष, एक महिला और एक दिव्यांग। पुरुष को कोई भी स्टूल या कुर्सी प्रदान नहीं की गई थी, लेकिन उस लड़की को 2 स्टूल दिए गए थे, और वहीं जो दिव्यांग था उसके लिए एक अन्य विशेष प्रावधान किया गया था। और जो दूसरा चित्र था वो विधियों के समान संरक्षण को दर्शाता है। विधियों का समान संरक्षण एक अमेरिका, यूएसए का कंसेप्ट है, और इसे हम एक सकारात्मक अवधारणा मानते हैं, क्योंकि ये समाज के कमजोर वर्गों, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की बात करता है। जैसे रिजर्वेशन का प्रावधान करना, महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान करना, छात्रवृत्ति का प्रावधान करना। और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता कि आरक्षण किस प्रकार का प्रावधान है, तो आरक्षण एक सकारात्मक कार्यवाही है, एफर्मेटिव एक्शन है। आप सकारात्मक रिजर्वेशन को भेदभाव नहीं कह सकते, उसे सकारात्मक कार्यवाही कहा जाता है, क्योंकि वह समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक प्रयास है। तो विधियों का समान संरक्षण का मतलब होता है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार, असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार। अर्थात समाज के जो वर्ग कमजोर हैं, पिछड़े हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, लेकिन जो समाज के संपन्न वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। बात कि आपको इस बात को भी समझना है कि विधियों का समान संरक्षण वर्ग विधायन का निषेध करता है। एक बार स्टेट पीएससी में सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वर्ग विधायन का निषेध करता है। तो वर्ग विधायन का निषेध करता है आर्टिकल 14 में विधियों का समान संरक्षण, क्योंकि विधियों के समान संरक्षण में हम किसी समाज के कमजोर या पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करते हैं, लेकिन हम किसी वर्ग के लिए विधान ना बनाकर विधियों में ही युक्ति युक्त वर्गीकरण करने की बात करते हैं। इसका मतलब हम समाज के उन कमजोर या विशेष पिछड़े वर्गों के लिए अलग से कोई कानून ना बनाकर, बल्कि जो पहले से कानून है उसके अंदर हम कुछ विशेष प्रावधान या युक्ति युक्त प्रावधान करने की बात करते हैं। और याद रखिएगा कि वर्ग विधायन का प्रावधान आर्टिकल 14 से जुड़ता है। इसी के जरिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाता है, और रिजर्वेशन एक एफर्मेटिव एक्शन है, यानी सकारात्मक कार्यवाही है। ठीक, तो आज हम लोगों ने आर्टिकल 14 पढ़ा, क्योंकि एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक करवा पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अनुच्छेद 15, 16 बहुत बड़े आर्टिकल हैं, 17, 18 तो फिर भी बहुत छोटे हैं, और आप लोग सामान्यतः बड़ा वीडियो या इसकी मतलब काफी बड़ा वीडियो होता है, आप उसे देखना पसंद नहीं करते। तो हम लोग धीरे धीरे कर चीजों को कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। और मैं ये गारंटी देता हूं कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपके एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा। जरूर पूछे जाने का मतलब है कि आपका एग्जाम में कोई भी सवाल गलत नहीं। ठीक, थैंक यू।